वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हम असल बात कर लें। मसला फराद आप बिल्कुल इसको शुरू करें और बताएंगे जी कि असल मसला है क्या। असल मसला ये है कि पेट ना पइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। मतलब पहली बुनियादी जो इंसान की ज़रूरत है वो है रोटी। और फिर जैसे बहुत सारी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये तमाम वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान का हक है और लोगों की उम्मीद भी है आवाम से। आवाम ने ये सोचा और चाहा कि उनके दिन बदलेंगे, उनके हालात बदलेंगे, खुशहाली आएगी, मुल्क में अमन आएगा, सुकून आएगा, चीज़ें जो हैं इनकम बढ़ेगी, तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगा, रोजगार मिलेगी। लेकिन मिलना तो दूर की बात, जो मिलता था इस वक्त उसके भी लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो ये हालिया सैलाब है जो कि आए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया मुल्क की इकोनॉमी को। सिंध खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जहाँ पे हमने अगर आपको याद हो ना, हम साहब ने 2 हफ्ते पहले भी यही सब्जी तरकारी पे शो किया था, अपने शो में बात की थी, डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो नहीं मार्केट में पहुँच पा रही हैं या कोई और वजूहात भी हैं। पिछले हफ्ते भी महंगाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पिछले हफ्ते भी जब हमने हफ्तावार रिपोर्ट का जिक्र किया था ना, तो हमने आपको बताया था कि 23 अशिया थी जो महंगी हो गई थी, 3 थी जो सिर्फ सस्ती हुई थी। और इस दफ़ा भी जो हालात हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, तकरीबन 24 अशिया हैं जो महंगी हुई हैं। अच्छा, आज रोजनामा 92 न्यूज़ ने एडिटोरियल में एक स्कैंडल की खबर लगाई। और मैं कहूँगी जनाब इस तरफ भी तवज्जो दें। ये है गद्दार, ये है वो बदकिरदार जिनको पकड़ना ज़रूरी है, जिसकी वजह से लोग भूख में और अफलास का और गुर्बत का और मुल्क का ख़जाने को नुकसान पहुँचता है। जो एडिटोरियल है ना वो हमें बताता है कि गंदम का एक स्कैंडल आया है। हमजा सुनिएगा, इसके मुताबिक पास्को की जानिब से पोल्ट्री एसोसिएशन को 2 लाख टन गंदम मार्केट से कम रेट पर फरोख्त कर दी गई है, जिससे कौमी ख़जाने को तकरीबन 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इमेजिन करें, गंदम मुल्क में नहीं है, खाने को नहीं मिल रही है, बाहर से आप मंगवा रहे हैं और आप इस तरह की करप्शन और इस तरह की जो चीजें हैं उनको नहीं रोक पा रहे। हमारा ध्यान ही नहीं है इस तरफ के इनको भी रोकना है। अब महंगाई, सारा जोर इस पे है कि कौन गद्दार है, सियासी मुखालिफत है। इस वक्त सिर्फ सियासत चल रही है। ये जो असल इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। हमारे जो नुमाइंदगान है मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनके शहर में इस वक्त कितनी महंगाई है। फ़हीम अमीन लाहौर से मौजूद है, शहराज अहमद कराची से मौजूद है और इकराम होती इस्लामाबाद से मौजूद है। सबसे पहले इकराम होती के पास चलते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है। इकराम होती, बताइएगा कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, कितनी अशिया सस्ती हुई हैं और इस्तेहकाम कितनी अशिया में रहा। जी देखें, ये सितंबर में कहा जा रहा था कि ये जो महंगाई की शरह है ये 8.457 है, लेकिन अब जो महीना चढ़ा है इसमें 9.43 हो गई है। इसका मतलब ये तकरीबन 1% महंगाई बढ़ गई है। लेकिन इसका असर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ा है जो खाने पीने की अशिया हैं। जो सब्जियां हैं वो 30% महंगी हो गई हैं, प्याज 14% महंगा हो गया है, चिकन 18% महंगा हो गया है, टमाटर 44% महंगा हो गया, हालांकि अभी सीज़न चल रहा है टमाटर का। जितनी भी अशिया हैं, गोश्त हैं, 5 से 7 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया है, दोनों गोश्त, बड़ा और छोटा। आटा 5 से 7 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया और ये 1 महीने के अंदर हुआ है। ये जो महंगाई की शरह है इसकी 2 वजूहात बताई जाती हैं। एक कि जो सप्लाईज हैं वो कम हैं, नंबर 2 जो जितनी भी जो सरमायाकारी है वो कम हो गई है। अब सरमायाकारी कम हुई है तो कंपटीशन जो नहीं है, मोनोपोली बन गई है, उसमें ये हुआ है कि लोगों ने अपनी मनमानी शुरू की और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो मोनोपोली पे नहीं रहा, सप्लाई साइड पे भी नहीं रहा, प्रोडक्शन साइड पे भी नहीं रहा। जो सप्लाई साइड की है वो मसला ये बन रहा है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ गई है। जो सरमायाकारी की साइड है वहाँ पे ये है कि जो अशिया हैं, डॉलर की कीमत चढ़ने की वजह से अशिया महंगी हुई हैं और बैंकों से चूँकि कर्जा नहीं मिल रहा और अभी भी बहुत महंगा है कर्जा, तो उसकी वजह से लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे सप्लाईज में। इसकी वजह से जो सब्जियां हैं, गोश्त हैं, खाने पीने की दीगर अशिया हैं वो महंगी हो रही हैं। इसके अलावा जो अशिया खुराक की हैं वो प्रोसेस्ड हैं और फैक्ट्रीज में बन रही हैं, वो शायद इस वजह से महंगी हो रही हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो अभी इतनी कम नहीं हुई। दूसरा ये है कि डॉलर महंगा होने की वजह से इम्पोर्ट प्राइस जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम आएंगे लाहौर जिसे कहते हैं ना कि गरीबों का गरीब परवर शहर भी है, कराची भी है और लाहौर भी है यहाँ पर। लेकिन क्या सूरत हाल है फ़हीम अमीन? लाहौर में भी यही हालात आपको दिखाई दे रहे हैं और हम इस वक्त बेसिक
अदरक, टमाटर, प्याज, सब्जी, तरकारी, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये जो आम गरीब आदमी के हर रोज़ की 2 वक्त की रोटी है, उसके मामलात कितने मुश्किल हो गए? बिल्कुल शुक्रिया फरा, आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो गरीब की रोटी से किया था। तो लाहौर में रोटी कैसे मिल रही है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लाहौर शहर में से आटा जो है वो नापैद हो चुका है। आम करियाने की दुकानदार जो हैं उन्होंने तो आटा रखना ही छोड़ दिया है। सरकारी नर्ख जो है वो 820 830 रुपए हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर में आटे का थैला जो है वो 20 किलो का वो 950 से 1000 के दरमियान मिल रहा है। शहरी ये भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आटे की अदम फरामी के बायस कि आटा जो है अगर पेट्रोल की तरह ही, जब पेट्रोल 70 रुपए था तो नहीं मिलता था और आटा जब पेट्रोल 100 रुपए पे गया तो सबको मिला, इसी तरह ही आटे की कीमत भी बढ़ा दी जाए ताकि मिल तो जाए कम से कम। अब साथ हम बात कर लेते हैं सब्जियों की। इस वक्त लाहौर शहर में टमाटर जो है वो 120 से 130 रुपए किलो में दस्तयाब है। प्याज की कीमत जो है वो 70 से 80 रुपए किलो पे पहुंच चुकी है। गोभी जो है वो तकरीबन 80 से 90 रुपए पे पहुंच चुकी है। और यही सूरत हाल जो है वो दीगर सब्जियों की है। सबसे अहम चीज जो है अदरक और लहसुन जो है ये तो आवाम की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं। तकरीबन 600 से 700 रुपए में अदरक मिल रहा है, 200 से 300 रुपए में लहसुन मिल रहा है। अभी ये मौसमी सब्जियां हैं और मौसमी सब्जियों की कीमतें जो हैं वो इस कदर ज्यादा हैं तो लोग खरीदारी से एकदम दूर हो गए हैं कि सिर्फ इंतहाई जरूरत के टाइम ही चीज खरीदी जा रही है। ठीक है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियां, कोई जिले इंतजामिया, कोई इस तरह से हुकूमत की तरफ से इकदाम, अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तयशुदा कीमत और मार्केट में जिस कीमत पे दस्तयाब है उसमें इतना फर्क है, तो इसके बारे में कोई इकदाम भी किए जा रहे हैं? जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ज़िले इंतजामिया, ये तमाम के तमाम सिर्फ दावे हैं। रोजाना शाम को 6 बजे एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि ग्राम फरोशों के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 15,000 का जुर्माना भी कर दिया गया। उसके अलावा कोई कारकर्दगी किसी जगह पर नजर ही नहीं आती। खास तौर पर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें सरकारी नर्ख से जी ठीक है फहीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची की सूरत हाल भी जानेंगे। शहराज बताइए, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है लाहौर और इस्लामाबाद से, या सूरत हाल एक जैसी है? जी बिल्कुल, कराची में भी सूरत हाल इस्लामाबाद और लाहौर जैसी ही है। वैसे तो हम एग्रीकल्चर स्टेट कहलाते हैं, लेकिन ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारे यहाँ अजनास की जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है। सब्जियां हों, दालें हों या गोश्त हो, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और शहरियों के लिए इस वक्त खाने पीने की अशिया खरीदना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कराची के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान प्राइसेस में सिर्फ इंक्रीज ही देखा जा रहा है, किसी चीज़ में कमी होते हुए कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी। आटे की कीमत भी आज 5 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि दालें भी 10 से 15 रुपए किलो वो महंगी हो चुकी हैं। सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। तमाम तर सब्जियां, चाहे वो मौसमी सब्जियां हों या रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली आलू, प्याज, टमाटर, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो फी किलो टमाटर जो है इस वक्त मार्केट में 160 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। प्याज 70 से 80 रुपए किलो, आलू जो 35 रुपए किलो में मिलता था अब 50 रुपए किलो हो चुका है। इसके अलावा भिंडी 160 रुपए, 140 रुपए इस हिसाब से यहाँ मिल रही है। करेले की कीमत 120 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि ही महंगी हो रही है। हमारे हमने एक दफा पहले पूछा था, मीडिया ने तो हफीज शेख साहब ने बताया था टमाटर की कुछ और कीमत। अब पूछा जाए जब के क्या आटे दाल का भाव मालूम भी है कि नहीं मालूम है, जो लोग फैसला करते हैं। अभी तो और भी चीजें महंगी होने जा रही हैं। बिजली 1.62%, कमर्शियल और सनती यूनिट के लिए 2.63 और गैस जो 15% महंगी। अभी ये काबीना असर किस पे आएगा? असर तो उसी पे आएगा जिसने खरीदना है। वो लोग तो चीजें महंगी कर देंगे, मैन्युफैक्चरर तो महंगी कर देता है चीजें, उसके बाद आवाम पर ही असर आना होता है। हर चीज महंगी हो जाती है। अच्छी खबर की बात भी कर लेते हैं। अच्छी खबर जो है ना वो ये है कि जिसे कहना चाहिए हमारी टैक्स कलेक्शन उसमें बेहतरी हमें दिखाई दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस साल पहली छमाही में हदफ से जायद महसूलात जमा कर लिए हैं, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज़ और बहुत एक जो है ना कारकर्दगी अच्छी जा रही है FBR की। और एलामिया जो जारी किया गया है उसमें यह कि इदारे ने रवा माली साल की पहली छमाही में 1 खरब
4 अरब रुपए के महसूलात जमा किए हैं, जो तयशुदा जो हदफ था उससे 34 अरब ज़्यादा हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, FBR ने पहली सहमाही में तो टारगेट जो है उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, टारगेट पूरा कर लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो 4,963 अरब रुपए जो हैं वो अगले 9 माह में भी हासिल करने। अगर हम इन 1,004 अरब को देखें तो फिर तो हम अगले 9 माह में शायद 4,000 अरब जो है इकट्ठे कर पाएंगे। तो क्या शॉर्टफॉल होगा या आप समझ रहे हैं कि इस दफ़ा जो टैक्स हमने टारगेट किया है सेट वो अचीव कर लेंगे? आई एम ग्रेटफुल। फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत बेहतर रही है और मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी देखें कि टारगेट बड़ा ज़रा एम्बिशियस है। हमें पूरे माली साल में 4,900 अरब से ज़्यादा इकट्ठा करना है। तो होपफुली कि FBR जो है इसी तरीके से अगर टारगेट से ज़्यादा अचीव करता रहा तो उम्मीद है कि वो ये टारगेट अचीव कर लेगा, लेकिन ये बड़ा डॉन्टिंग टास्क होगा FBR के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह मुल्क में एक स्टेबिलिटी है और कहीं पर हाराकारी नज़र नहीं आ रही है आपको। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। सीमेंट के सेक्टर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, टेक्सटाइल में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इतनी स्टेबिलिटी जो नज़र आ रही है वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम अभी सस्पेंडेड है हमारा, जिसकी वजह से वो हाराकारी रुकी हुई है। जिस दिन हम IMF के प्रोग्राम के दोबारा शेयर ले गए तो आप देखेंगे कि गैस की कीमतें बढ़ना, बिजली की कीमतें बढ़ना, उसके बाद जब गैस और बिजली की कीमत बढ़ेगी और ये हुकूमत वक्त खुद बढ़ाएगी तो इससे अफरात ज़र की शरह बढ़ेगी। जब अफरात ज़र की ज़रा बढ़ेगी की शरह तो स्टेट बैंक फौरन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इसलिए है और जो बेहतरी भी आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ ये है कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त सस्पेंडेड है। वो तो पैंडेमिक ने हमें बचा लिया, लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैंडेमिक ने हमें बचाया है, वरना ये हाराकारी से और भी पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाती है। सर ये कब तक खुद फरमाया कि बचा लिया है, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रपोज तो कर रही है गवर्नमेंट 1.62% बिजली महंगी करनी घरेलू सार्फिन के लिए, इसी तरह कमर्शियल के लिए 2.63 और 15% जो है वो गैस महंगी करनी। तो आपके ख्याल में ये इजाफी टैक्सेस का बोझ अवाम पे लाद कर अगर टैक्स महसूलात जो हैं वो पूरे कर भी लिए जाएंगे तो ये इसका नताइज क्या होंगे? और उसके हवाले से क्या ऐसा खास आपने बताई दी है कि सिर्फ पेंडेमिक वो वजह है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में कामयाबी हुई है, या और भी कुछ तरसीलात ज़र का सिलसिला भी बेहतर रहा, कुछ और भी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से FBR जो है वो टैक्स कलेक्शन में कामयाब रहा? देखिए बात यह है कि पिछले बहुत सालों से FBR अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह है कि हम एक तो यह है कि इर्रेलेवेंट सा टारगेट दे देते हैं उनको, जो दिल पाया हमने दे दिया कि भाई ये बस ये तुम्हारा टारगेट है, और वो उसको पीछे लग जाते हैं, वो पकड़ दकड़ करते हैं, उधर मार धाड़ शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक हैजानी सी कैफियत मईशत में पड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार हो जाती है और फिर रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो अब ये जो है ये टारगेट जो अभी रखा गया, उसके बाद फिर क्या होता है? जब टारगेट अचीव करना हो तो फिर हम रिफंड रोक रहे होते हैं। अब देखें ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता हमें चल रहा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी या नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वहाँ पर जब पेश होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है प्राइवेट सेक्टर के वो $500 ट्रिलियन के करीब हुए हैं, 500 अरब से ज़्यादा पैसे रुके हुए हैं। तो अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने एक एक्सपोर्ट किया है, उसके बाद मुझे रिफंड मिलना है क्योंकि मेरे जितने भी मैंने अपने इनपुट्स खरीदे हैं वो ड्यूटी उस पर माफ होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन खरीदते वक्त जो है मुझे ड्यूटी देना पड़ता है। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई ये मेरे प्रोसीड्स हैं, ये एक्सपोर्ट्स हैं, तो मुझे वो वापस कर। ये बताइए कि जो टैक्स कल्चर है आज तक पाकिस्तान में परवान क्यों नहीं चढ़ सका है? जब हुकूमत इस्लाहात की भी बात करती है तो इस्लाहात ला क्यों नहीं पाती, फिर इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उसी पर इन्हिसार करना पड़ता है? देखिए बात ये है कि
दुनिया में कोई भी शख्स, चाहे अमेरिका जैसे मुल्क को भी ले ले, जहाँ पर उनका इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आते हैं, बड़ी दहशत की अलामत है वो, वहाँ पर भी लोग टैक्स एवेड करते हैं। आज तक हमें पता चला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितने टैक्स किए हैं। एक अखबार ने इतना दे दी कि उन्होंने सिर्फ $750 अपने टैक्स दिए हैं, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है। तो जो सही क्या है वो कभी उन्होंने नहीं बताया। हमारे यहाँ भी यही कैफियत है, आराम से कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो टैक्स नेट में आ गया उसकी जान को आ जाती है। तो लोग टैक्स नेट में आ गया उसकी जान को आ जाती है। अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की जानिब जाना है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।